नमस्कार। लोकायत में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम चंपारण की बात करेंगे। चंपारण से हमारे साथ श्री पंकज जी मौजूद हैं, जिन्होंने वहाँ पर भूमि सुधारों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और आज 18 तारीख को पटना में एक बहुत बड़े रैली के साथ में उनकी यात्रा का समापन हुआ था। उनकी ये पदयात्रा जो चंपारण से पटना तक थी, ये क्यों की गई, इसके क्या उद्देश्य थे और उनके अपने क्या संघर्ष रहे हैं पूरे आंदोलनों को लेकर के, इस पे हम व्यापक चर्चा करेंगे। तो पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी ये यात्रा हुई है चंपारण से लेके और पटना तक, इसकी क्या पृष्ठभूमि? भूमि सुधार इसकी मुख्य पृष्ठभूमि है और बिहार में आप जानते हैं कि सबसे पहले देश में भूमि सुधार कानून बना। जमींदारी प्रथा उन्मूलन का 1950 में कानून बन गया बिहार में, बिल्कुल, और देश का पहला राज्य था बिहार जहाँ ये कानून बना। उसके बाद 1961 में लैंड सीलिंग एक्ट बना। 1961 में लैंड सीलिंग एक्ट बना जी, और 9/9/70 को लागू हुआ। कट ऑफ डेट जो है 9/9/70 है। जी। तो ये 8 वर्ष का जो विलंब हुआ, उसी से एक स्पष्ट संदेश चला गया कि कानून बनाने वालों की नीयत क्या है। इन 8 वर्षों में जो भी कागजी भूमि की जितनी हेरा फेरी या कागजों की जितनी फर्जी तैयारी हो सकती थी, वो सब लोगों ने कर ली गई। यहाँ तक कि 9/9/70 को जो लोग 18 वर्ष के नहीं थे, यानी बालिग नहीं हुए थे, उनके बालिग होने का भी फर्जी प्रमाण पत्र सब जुटा लिए गए जी। और 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, 14 वर्ष के जो लड़के थे उनके नाम पे भी उनको भी एक इकाई का दावेदार बना दिया गया। और वह जो एक फर्जी इकाई की दावेदारी उम्र के आधार पर की गई जी, उससे संबंधित मामले आज 40 वर्ष हो गए, आज भी चल रहे हैं। आज भी वो यही बात कह रहे हैं कि नहीं, हमारा वो लड़का, अमुक लड़का 9/9/70 को 18 वर्ष का हो चुका था जी। और सरकार के वकील कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इनसे यह मांगा गया था कि भाई आप लड़का आपका जो है किसी विद्यालय में पढ़ा होगा, आप उसका जो है कोई सर्टिफिकेट लाए, लेकिन इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया जी। बाद में कई कोर्टों ने यह कहा कि आप मेडिकल बोर्ड से जो है इनकी उम्र का प्रमाण पत्र लाइए जी। तो मेडिकल बोर्ड का हिसाब यह है कि सही एग्जैक्ट उम्र जो है मेडिकल बोर्ड नहीं बता सकता है। वो बताता है कि उस समय इनकी उम्र जो है 56, माने आज के बारे में जी, कि इनकी उम्र जो है आज 60 से लेकर के 65 वर्ष के बीच में होगी जी। मेडिकल रिपोर्ट में एक अवधि रहती है जी जी जी। 3-4-5 वर्षों के गैप में इनकी जी। उम्र होगी, तो उससे उनको लाभ मिल जाता है। तो ये पूरी तरह जो है शासन के स्तर पर, जनप्रतिनिधि के स्तर पर और न्यायपालिका के भी स्तर पर, ये तीनों मिल करके सीलिंग एक्ट को डिफीट करने की अपनी कोशिश में लगे हुए। क्योंकि पूरा एक्ट में जो है जो एक तो ये जो आपने कहा कि लोगों ने जो है अलग अलग नाम पे रख दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसे हालात हैं कि कुत्ते और बिल्लियों के नाम पे जमीनें हैं। किसी के कुत्ते का नाम मोती है, किसी का नाम हीरा है, तो हीरा और मोती, क्योंकि पहले जमाने में तो फोटोग्राफ लगते नहीं थे तो नाम दे दिया। लेकिन उसके अलावा जो सीलिंग को इवेट करने का तो तरीके थे जो कि कानून में ही आ गए थे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस ट्रस्ट है, मंदिर मस्जिद मठ है या गौशालाएं हैं, इन पे कोई सीलिंग नहीं लगनी है। तो जब सारी जगह से जो चोरी करनी थी जमीन, उससे भी चोरी नहीं कर पाए तो फिर ट्रस्ट बना दिए जाए। ट्रस्ट बना लिए गए, फर्जी कोऑपरेटिव बना लिए जी। और उसमें वो फर्जी जो है नामों से जमीन 2 बीघे 3 बीघे करके उनके नाम से जवाबंदी करा ली गई जी। और उन सब फर्जी नामों की एक कोऑपरेटिव बना ली गई जी। और स्वयं जो है सेक्रेटरी बन गए। हाँ। और कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जी। तो उसमें भी उन्होंने छूट लेने की कोशिश की। बाद में कुछ ईमानदार IAS अधिकारियों ने इसकी पड़ताल की और वे लोग पकड़े भी गए
तो ऐसे ही एक मामले में इसी 19 जनवरी को एक फैसला आया है जी। बेतिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। हाँ जी, हाँ जी। एक शत्रुमर्दन शाही थे पश्चिम चंपारण जिले के, जी जो यूपी से लोग आए हुए थे और बेतिया जिले के सबसे बड़े जमींदार। जी। बेतिया में दो राजा थे, एक बेतिया का राजा और एक रामनगर का राजा। अच्छा रामनगर जो है नेपाली मूल वंश के राजा अच्छा। शाह, जी जी जी। और ये भूमिहार बेतिया शाही। राजा थे। अच्छा शाही। हाँ, ये बेतिया वाले राजा। जी इसके अलावा जो सबसे बड़ा जमींदार था इन दो राजाओं को छोड़ करके वो शत्रुमर्दन शाही का परिवार। जी। तो उन पर 3 सीलिंग के केस जो है चल रहे हैं। हम्म। और 2007 में हाई कोर्ट ने कहा कलेक्टर बेतिया को आदेश जी। दें कि आप उपस्थापित किए जाने के 6 माह के अंदर इस वाद का निष्पादन करें। जी और अभी 21 जनवरी को कलेक्टर का फैसला आया है जी जी जी। कि 11 वर्षों के बाद लगातार दबाव बनाने के बाद जो है फैसला आया, जिसमें उनकी 2107 एकड़ जमीन सरप्लस हुई। जी 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 बिल्कुल। तो ये 3 वादों में एक वाद है। और इस तरह के 200 सीलिंग केसेज पेंडिंग है सिर्फ बेतिया जिले के, 200। और पिछले 2017 में हरिनगर चीनी मिल जी का एक केस जो है निष्पादित किया अच्छा रेवेन्यू मिनिस्टर ने, हाँ जी जो उनके कोर्ट में 8 वर्षों से पेंडिंग था। अच्छा और उसमें 4291 एकड़ जमीन सरप्लस हुई। तो इस तरह जो है पश्चिम चंपारण में कुछ विशिष्ट स्थिति है जी भूमि सुधार के मामले में। और इसका एक उदाहरण तो आप इस रूप में देखें कि पूरे बिहार में सरकार ने यह माना है, बिहार सरकार ने, कि 17 लाख लोगों को पेंशन हमने दिया था। 17 लाख 17 लाख ये कब दिया होगा? ये 2015 में उन्होंने अच्छा स्वीकार 2015 में स्वीकार किया है। अच्छा पिछले 30 वर्षों में अच्छा 30 वर्षों में 17 लाख लोगों को इन्होंने हमने रेंट रोल या परवाना या जी। पर्चा दिया। इन 17 लाख लोगों में 1,65,000 सिर्फ पश्चिम चंपारण जिले के। दिया। अच्छा बाप रे। तो ये जो है आप इस रूप में अभी जो है देख सकते हैं कि दूसरे की इतने सीलिंग केसेज किसी भी जिले के बिहार में पेंडिंग नहीं है। और आज भी वहाँ भूमि है, जी 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 आज भी। और उसमें जैसे अमेठी के जो एक राजा थे, पूर्व राजा जी संजय सिंह हाँ और उनकी पत्नी, हाँ जी उनके नाम से बेतिया में जमीन है। तो मुंबई के आदमी के नाम से है, बाहर के लोग कलकत्ता में है रहते चीनी हैं, मिल के नाम पे हाँ, है ऐसे। बहुत सारे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से 200 एकड़ जमीन वहाँ थी। अच्छा और बिहार सरकार ने आज़ादी के बाद कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को जो है जमीन स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो है जी सम्मानित करते हुए 200 एकड़ जमीन। अच्छा 200 एकड़ हाँ। तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं। उसमें से उन्होंने 19 एकड़ जमीन भूटान में दी थी। जी अच्छा 200 में से 19 दे दी केवल। हाँ, 19 एकड़ जमीन। बाकी आश्रम उश्रम बना दिया। हाँ, तो ये मैंने भूमि की लूट जो है जी वहाँ हुई। और भूमि वहाँ एक नियम था कि आपको अगर भूमि खरीदनी है हाँ जी बगहा के इलाके में, हाँ जी तो वहाँ का निवासी होना है अच्छा अंग्रेजी राज में। हाँ जी हाँ जी तो माने आप वहाँ के नागरिक हैं, हाँ जी आपका घर वहाँ है। पैदाइश वहाँ की होनी हाँ। चाहिए। जी तो घर वहाँ है, तो इसको साबित करने के लिए पहले उन्होंने 1 कट्ठा आधा कट्ठा जमीन खरीदी। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा तब उसके और घर तब वहाँ के निवासी बन गए। ओह डोमिसाइल तब मिल गया हाँ, उनको। और तब उन्होंने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी। अरे, तो बगहा के इलाके में बेतिया तो अनुमंडल था पुराने जी, चंपारण जी, का, एक जी। सब डिवीजन था जी जो 72 में जिला बना। जी तो 1908 में एक अंग्रेज था एसडीओ बेतिया अनुमंडल का, जी, वो बेतिया से 25 किलोमीटर दूर गया लौरिया नंदनगढ़ पर अच्छा चढ़ा। हाँ और चढ़ा तो उसने चंपारण गजरेटियर में यह बात लिखी है कि जब मैं नंदनगढ़ के ऊपर चढ़ा और मेरी निगाह उत्तर और पश्चिम की दिशा में जहाँ तक गई, मैंने देखा जंगल ही जंगल। तो वो जंगल जो आज बेतिया से
70 किलोमीटर पर है, जी जी 72 वो किलोमीटर पूरा अंदर पर। तक था वो basically। 25 किलोमीटर जी, जी। तक अवस्थित था। मैं भी दूर गया था तक। उस इलाके में। जी। तो ये सब जो जंगल काटे गए वो गरीबों ने काटे, और दबंगों ने उनसे वो जो है कब्जा कर लिया। उस पर कब्जा कर लिया। तो ये 25 किलोमीटर के बाद से लेकर के और 72 किलोमीटर मतलब लगभग 50-52 किलोमीटर का जो इलाका है जी। लंबा, और लगभग 50 किलोमीटर की उसकी चौड़ाई है। हाँ जी। तो 50 गुना 50 कितना हुआ? वो तो नेपाल तक पहुंच गया ना पूरा इलाका। हाँ, तो 50 गुना 50 कितना हुआ? 2500। 2500 वर्ग किलोमीटर। जी वो तो पूरा नेपाल तक था। हाँ, तो ये 2500 वर्ग किलोमीटर जो है लगभग इलाका जो है, जो जंगल था उसको काट लिया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया। और जिन्होंने काटा, जिन्होंने उसको खेत बनाया, जी वो तो उससे वंचित कर दिया गया। अच्छा वो तब से लेके आज तक वंचित ही है। हाँ, तब से लेकर आज तक वंचित। तो ये पूरा जो मैं जो कल आपका जो कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला ऑर्डर पढ़ रहा था, हाँ, तो एक चीज उन्होंने लिखी है जो जिसकी तरफ असल में ध्यान जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि जो सबसे बड़ी जो इसमें रास्ते में रुकावट आई है वो जो प्रशासनिक जो रुकावट है कि कितनी बार ट्रांसफर होते हैं अधिकारियों के, और हर एक बार नया अधिकारी आता है तो उसको दोबारा से पूरा पढ़ना पड़ता है चीज़ों को, और उसकी समझ पे भी निर्भर करता है क्या क्या है। तो जो लैंड सीलिंग के मामले हैं इस पे कहीं ना कहीं पर जो है सरकारों की और जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, कि जैसे आपने कहा कि हर एक को तो जमीन मिल गई तो उसका खुद वो इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो खत्म हो, और धीरे धीरे करके जो भूमि पे काम करने वाले जो संगठन हैं उनके एजेंडा से भी ये गायब होता चला गया, क्योंकि वो ये तो कह रहे हैं कि भूमि देनी चाहिए, कि भाई भूमि सुधार होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा मतलब ऐसा एक जिसे बोलना चाहिए कि ऐसा शब्द है जिसको हर एक की समझ में नहीं आता। अगर किसी आम आदमी भूमि सुधार तो उसको पता नहीं, वो बोलेगा जी जमीन दो। तो भूमि सुधार के लिए जो है कम से कम जो भूमि के जो एक्यूमुलेशन जिन लोगों के पास हो गई है उनसे जमीन को तो खींचने की जरूरत तो है, और अगर उसको सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है या संगठन ध्यान नहीं देते तो क्या मतलब क्यों गायब हो गया एजेंडा से? एजेंडा से गायब हो गया क्योंकि दूसरे सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। एक तो कि मंदिर और मस्जिद वाले लफड़े ने और सामाजिक न्याय आरक्षण वाले मामले में भूमि सुधार के प्रयास को कमजोर किया या प्रभावित किया। तो ये जो दो गोलबंदियां हो गई, तो इन दो गोलबंदियों ने तीसरे किसी मुद्दे को जो है स्वीकार नहीं किया, और जो तीसरा मुद्दा था वो मुख्यतः समाजवादियों का था, कम्युनिस्टों का था। जी। तो आप देखेंगे कि मंदिर मस्जिद और मंडल आयोग के बाद ये दोनों कमजोर हुए। जी ये भी आप देख जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस क्लास स्ट्रगल की बात ये लोग कर रहे थे उसमें जो उनकी जो पूरी सैद्धांतिक जो उनकी अवधारणा थी जी वो खुद जो है कमजोर पड़ गई, और उनको वोट के लिए जो है लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह जैसे नेताओं के साथ हाथ मिलाना पड़ा, और उनकी सभाओं में तो और जुलूसों में रैलियों में गरीब आते रहे, लेकिन वो वोट उनको नहीं डालने की ये जो परिपाटी उनमें शुरू हुई, ये सभा में हम आएंगे आपकी, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। तो ये शुरुआत मंडल और कमंडल के बाद हुई। आते थे जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बूथ पर तंत्र खड़े होते थे, लड़ते थे एक एक वोट के लिए। जी। तो इन दो मुद्दों ने क्लास स्ट्रगल के सिद्धांत को, आचरण को कमजोर किया, क्योंकि वहाँ जाति और धर्म के आधार पर लॉबी हुई। जी 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 जी। ग्रुप बना। जी। तो जो एक विचार था शोषक और शोषित दो अलग वर्ग हैं, जी जी जी, तो ये अवधारणा जो है कमजोर पड़ी, यह विचार कमजोर पड़ा। तो इसमें क्या हुआ कि वो भूमि सुधार भी कमजोर पड़ा। भूमि सुधार का एक रिश्ता तो वर्ग से है, जी, क्लास से है, जी,
तो वहाँ क्लास ही थोड़ा हो गया डाइल्यूट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात एक आती है जो आपने कहा, ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, लेकिन इस पे जो है एक हमको आत्मावलोकन की भी जो जरूरत होती है, चाहे समाजवादी हैं चाहे वो अपने को कम्युनिस्ट बोलते हैं, कि जैसे हम वर्ग विश्लेषण कर रहे हैं तो भारत में वर्ग है, लेकिन उसके साथ जाति भी है, जाति ही वर्ग है, कई बार जाति ही वर्ग है। तो अब जैसे जो ऑप्रेस्ड मासेस है, जो दबा कुचला है, जो हाशिए पे है, वो तो समाज वही है। अब वो समाज कई बार ये सवाल करता है कि भाई जब आप हमारे का मुद्दे उठा रहे हैं तो हमारे मुद्दों पे जो है एक लिमिट के बाद जो है उस मुद्दे पे आप पूरी तरह से क्यों नहीं जाते हैं। जैसे मुद्दे को जो है अभी जैसे हम कल आपकी यात्राओं में देखें कि मुद्दा जो है वो आधा अधूरा रह गया कहीं ना कहीं पर, कि पब्लिक वही है, भूमिहीन है, मुसर है, दलित है, आदिवासी है, सारा का सारा वही उत्पीड़ित समाज। मैं समझता हूँ कि जो कल 10,000 लोग आपके रैली में आए थे उसमें 95% से ऊपर जो है वो दलित पिछड़ा ही है, आदिवासी दलित पिछड़ा समाज है। सही। लेकिन मंच पे 95% सवर्ण समाज था, और 95% सवर्ण समाज है वो अलग अलग आइडियोलॉजी से आया है, मतलब वो समाजवादी कह सकता है या कुछ कह सकता है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार जब लोग सवाल खड़े करते हैं, इसलिए नहीं कह रहे कि वहां पर सबकी पहचान की राजनीति करें, लेकिन एक ये भी होता है कि जब हम कोई आंदोलन चला रहे हैं इतने सालों से, चाहे वो पिछड़े आंदोलन चलाए, चाहे वो हम वामपंथी आंदोलन कहें या समाजवादी कहें, तो उस आंदोलन में भी तो नेतृत्व खड़े करने के हमारे प्रयास होने चाहिए जो इन समुदायों से आने चाहिए। हाँ जरूर। तो ये तो मैंने हमारी जो निष्ठा है जी, उसकी यही पहचान है जी, कि हम जो है अपने जिन लोगों के लिए की लड़ाई में हम साथ हैं, जी, उस वर्ग का नेतृत्व कितना आगे आता है, बिल्कुल, तो हमारी सफलता की भी पहचान है, वही है सबसे बड़ी, असफलता की भी पहचान है। जी 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 जी, वही तो उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि वही है कि आप 4 लोग नए खड़े कर पाए। हाँ, जो वो नेता बनेंगे तो निर्णयों को वे ओन करेंगे। जी जी, जो फैसले होंगे और जो कार्यवाहियाँ होंगी उसकी सफलता के लिए वो परिश्रम करेंगे। जी, वो तभी करेंगे जब निर्णय में उनकी भागीदारी होगी। बिल्कुल, और निर्णय की भागीदारी की हैसियत में उनको लाना, ये हमारा काम है। जी, बिल्कुल, यही हमारा काम है। वो सबसे बड़ी रोल है। ये तो होना ही है, क्योंकि तभी जमीन खिसकी है। हाँ। जो समाजवादी और वामपंथी लोग अगर आज कह रहे हैं कि हमारे पास में लोग नहीं आते हैं, आते तो हैं लेकिन हमको वो वोट में कन्वर्ट उन्होंने अवसर नहीं दिया। जी, उन्होंने जिन लोगों की लड़ाइयाँ उन लोगों ने लड़ी, जी, लड़ाइयाँ जरूर लड़ी, लड़ाई बिल्कुल, इसमें कोई दो राय जी नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सही वहाँ जो सबसे बड़ी भूल हुई कि जिनकी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी उनको उनके हाथों में नेतृत्व नहीं सौंपा और उनको नेतृत्व खड़ा नहीं किया। काबिल नहीं बनाया जी, उसमें सहायक भूमिका उनकी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके कारण से जो है आज पूरी स्थितियां इतनी पोलराइज हो चुकी हैं हाँ, कि भरोसा करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। हाँ। तो जो लेकिन जातियों ने देखिए लोहिया जी वाली जो बात है जी, उसको हम लोग मानते हैं, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत यह आ गई कि अब जैसे देखा जाए, एक उदाहरण दे रहा हूँ उसका, कैसे उसको समझा जाए जी, कि यहाँ बेतिया जिले में, पश्चिम चंपारण जिले में लौरिया एक विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ एक विधायक हैं, आज भी हैं, भाजपा से हैं, कभी जदयू में थे जी, एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। जी जी, वो विनय बिहारी नाम है। अच्छा, भोजपुरी के गीत लिखा करते हैं, अच्छा। फिल्मों में कभी कुछ थोड़ा बहुत काम भी उन्होंने किया। जी, तो वे जो है सीलिंग एक्ट की जो सरप्लस जमीन जिसका पर्चा गरीबों को मिला है, हाँ जी, और जिसका केस पेंडिंग है कलेक्टर बेतिया के, उस पर्चे की जमीन उन्होंने भूदारी से खरीद ली। अच्छा, उस पर्चे की भूमि, अच्छा, जुबानी जो ट्रांसफर होता है, रजिस्टर्ड तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, रजिस्ट्री तो नहीं है, तो वो तो लेकिन पोजीशन जो उन्होंने पैसे देके थोड़ा बहुत पैसे दे दिया, थोड़े बहुत पैसे, उसमें ज्यादा पैसे देने लीगली तो ट्रांसफर हो नहीं सकती ना। तो जमीन उन्होंने खरीद ली, और जो मुसहर समाज के लोग हैं तो, और ये चमार लोगों की जमीन उन्होंने खरीदी।
अच्छा। जो पर्चा मिला था। जी जी, हाँ जी। और मुसहर लोगों ने इसलिए वोट उनको दे दिया क्योंकि वो माझी जी की पार्टी से खड़े थे। तो उनसे बात हुई, कहा कि भाई ये इस लड़ाई में तो चमार और आप सब लोग शामिल हैं, जी, जितने गरीब हैं, जितने पर्चाधारी हैं, सही बात है। सब शामिल हैं। तो हम लोग उस आदमी को कैसे आप वोट दे रहे हैं जो आपका शोषक है। जो शोषक है और जिसने आपके पर्चे वाली जमीन खरीद ली? जी। तो कहे नहीं नहीं, वो उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा तो- हम लोग को तो हम तो इनको थोड़े वोट दे रहे हाँ, हैं, वो हम माझी जी तो को माझी दे- जी को वोट दे रहे हैं। ये जो अंतर्विरोध है, तो ये जो है चीज, तो जाति ने वर्ग चेतना बनने में अवरोधक का काम किया, हाँ, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उससे इसमें वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो बात सही है वो, कि जाति ने डबल एज सोर्ड है, ये डबल एज सोर्ड है, दोनों हाँ, तरफ इसका है तरफ, ना। हाँ। अब इससे जो है एक तरफ पॉलिटिसाइजेशन हुआ, लोगों का राजनीतिकरण हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अराजनीतिकरण हो गया, हाँ, क्योंकि आप जो है केवल ऊपर वाले को देख रहे हैं कि ये हमारा नेतृत्व है, और नीचे वाला ऊपर वाला जो है वो किसी को भी टिकट दे दे, और वो चाहे आपका शोषक ही क्यों ना हो, और फिर आप आंख बूद करके उस शोषक को ही वोट दें। ये स्थिति, जो मैं एक जमीन की लड़ाई लड़ रहा था उत्तराखंड के अंदर, उस पे भी ऐसी स्थिति पैदा हुई। जब पॉलिटिकल वोटिंग का मामला आया, तो लोगों ने उन्हीं नेताओं को वोट दे दिया जिन्होंने पैसा खा करके जो है वो उनके दुश्मनों को जो वहाँ बचाया था। तो ये एक बड़ी ये त्रासदी की बात है। ये जो भूमि की लड़ाई लड़ रहे थे और इतने सारे मुकदमे आप पे लगाए गए कि 4 महीने आप जेल में भी रहे, ये मुकदमे में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, तो आपको अभी बेल मिली है या आपको हाई कोर्ट ने पूरी तरह से जमानत पर हम लोग छूटे, जमानत पे छूटे? हाँ, उसमें धारा 307 भी FIR में लगी हुई थी जी, लेकिन वहाँ के एक युवा DSP ने उस धारा को हटा दिया। और इसके अलावा उसमें ऐसी कोई धारा नहीं थी, कोई आरोप नहीं था जिसमें नीचे की अदालत से जमानत न हो। हाँ जी। लेकिन जानबूझ करके जो जमींदार लॉबी थी उसने उस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को प्रभावित करके जी, वहाँ से जमानत की अर्जी हम लोगों की खारिज करवाई, और तब मजबूरी में हाईकोर्ट आना पड़ा हम लोगों को। तो हाईकोर्ट से जमानत मिली, आज भी उसकी तारीखें पड़ती हैं, उसमें 1-2 लोग जाते हैं, हाजिर होते हैं बारी बारी से। 55 कितने लोगों की लगी है? 19 लोगों की लगी है। तो ये क्या राज्य सरकार का ये काम नहीं था कि ये विड्रॉ करे केसेस अपना भी? और हाँ, जरूर उनको भी ड्रॉप करना चाहिए था, जब वो ये जानते हैं कि भाई ये गलत मुकदमा था। और वो फसल तो वहाँ पर्चाधारियों ने लगाई थी। जी 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 जी, और पर्चाधारियों ने 167 एकड़ वहाँ जमीन है, हाँ जी, एक गांव में, अपने ही कब्जे। तो उसी में से मात्र 20 एकड़ में उन्होंने वो फसल लगाई थी। हाँ जी, हाँ जी, वो सब में फसल लगाने की स्थिति में नहीं थे। जी जी जी, तो 20 एकड़ में उन्होंने फसल लगाई और चंदा इकट्ठा करके पंपिंग सेट खरीदा, हाँ जी, और फिर जो है पंपिंग सेट से पानी पटाया, जी और धान की अच्छी फसल हुई। जी, और जब काटने का वक्त आया तो ठीक उसके 10 दिन पहले वे हाई कोर्ट आए, और 10 दिन में ही उनके पक्ष में फैसला भी हो गया, जबकि 260 सीलिंग केसेस 20 साल से पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हमारी जो हम जब मांग करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो भूमि सुधार के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोधक जो है, न केवल एक कानून है बल्कि न्याय व्यवस्था भी है। हाँ, और न्याय व्यवस्था, क्योंकि जब भी सीलिंग के केस होते हैं तो ये जो है, जो शोषक है, शोषक और सरकार के बीच में एक केस होता है, यानी कि जो लोग हैं वो तो किनारे पे हैं, और सरकार और शोषक आपस में गठबंधन करके इस केस को लगातार टालते रहते हैं। हाँ, और ये ज्यादातर देश की ये हालत है कि जैसे मुशर्रफ जहाँ पर है वो पार्टी नहीं बन सकते हैं। पार्टी बनेंगे तो बहुत कोई जज अगर ईमानदारी से ढंग से ले ले कई चीजों में, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर हो गया, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। मैंने देखा कि भारत में जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति वहां पर जिनके पास पर्चा है, पर्चाधारी किसी भी जगह पे हो, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे कहीं हो, उसको उस केस में लीगल राइट मिलना चाहिए पार्टी बनने का। हम लोगों ने हरिनगर चीनी मिल वाले मामले में जी, और सलहा वाले मामले में, जिसमें हम लोग जेल गए थे 19 लोग, जी और जहाँ कल एक महिला ने जी सत्याग्रह की घोषणा की होली के बाद, जी, उस 167 एकड़ हाँ जी। जमीन को आबाद करने के लिए,
तो इसमें दोनों केसों में इंटरवेनर ये लोग बने हैं पर्चा जी जी जी, लेकिन मतलब वो इंटरव्यू क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी जो होता है, इंटरवेनर हाँ मतलब उस पे आप कोई वो नहीं कर सकते ना, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, मैंने उनका भी एक एडवोकेट जो है होगा, 2 वकील तो वहाँ है, हाँ सरकारी और उसका बुधारी का, हाँ जी, एक तीसरा जो पर्चाधारी हाँ, है जिसको पर्चा मिला है हाँ, उसकी ओर से उसका पक्ष रखने के लिए हाँ, एक एडवोकेट वहाँ होगा। तो सबमिशन तो नहीं कर सकते, कोई कर सकते हैं? हाँ अच्छा, कर सकते हैं और हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। हाँ, क्योंकि हमने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए थे कभी, हम्म। तो ये मुद्दे पे हम लोगों को भी एक पार्टी हाँ। मिला था। जी जी हाँ, उसमें प्रावधान है। हाँ हाँ हाँ, पहले देना पड़ेगा आवेदन, जी जी जी, और जब जब उसको पता चल जाएगा कि है, हाँ, जब सुनवाई शुरू होगी जी, जी, तो सबसे पहले उनको उस आवेदन पर फैसला हाँ लेना जी है, हाँ जी जी, उसके बाद कार्यवाही बाकी आगे का। कर दी जाएगी। तो ये जो आप इतना बिहार के अंदर काम किए, बिहार में अभी जो अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करेंगे, तो आंकड़े तो यहाँ सरकार के पास कभी ढंग के है नहीं, लेकिन फिर भी जो काम करते हैं तो कुछ अंदाजन कुछ एक फिगर्स आती हैं, तो कितनी जमीन होगी बिहार में जो मतलब जो सरप्लस होनी चाहिए, जो सीलिंग के मामले जो हैं, कितने एकड़ जमीन होगी जो जो अभी भी निकाल के जो है सरकार जो छुपी हुई है, अलग अलग प्रकार की चीजें, भूदान से लेके सीलिंग से लेके, और जो सरकार के पास जमीन है? बिहार में 10 लाख एकड़ जमीन मिल सकती है। 10 लाख एकड़ जमीन मिल सकती है। जैसे सिर्फ पश्चिम चंपारण में 50,000 एकड़ जमीन जो है वितरण के लिए मिल सकती है। अच्छा, इसमें जीएम लाइन भी शामिल है, हाँ जी हाँ जी, गवर्नमेंट जी लाइन जो है जी जी जी, जिसे मालिकगंज फर्जी जमीन, अच्छा, फर्जी बेनामी जमीन भी बड़ी मात्रा में है। तो सीलिंग के कितने मामले टोटल हैं अभी बिहार के कोर्ट्स में? हाई कोर्ट में 260 मामले पेंडिंग है, पटना हाई कोर्ट। अच्छा, हाँ, पूरे बिहार के। जी जी, और पश्चिम चंपारण जिले में 200 सीलिंग केसेस जो है 7 कोर्ट में पेंडिंग है। ये 7 लेयर्स हैं कोर्ट के। हाँ हाँ ना, समझ एक, हाँ, तो ये 7 लेयर्स जो हैं कर्नाटक में 2 ही हैं। गया। अच्छा, यहाँ तो शुरू से लेके दुनिया भर के होंगे ना, हाँ, ट्राइब्यूनल और क्या क्या हाँ, होते हाँ। हैं वो। तो इन 7 के कारण भी काफी विलम्ब हो रहा है, 7 होने के कारण। तो क्या अभी हम लोग की एक मांग है जी। कि कर्नाटक की तरह जैसे वहाँ पर 2 ही हो गया, 2 ही तो कम ही करें उसको। और जैसे वहाँ डीएलटी है, हाँ। डिस्ट्रिक्ट लाइन ट्रिब्यूनल, हाँ, और उसके बाद हाई कोर्ट। हम्म, अब यहाँ एसडीओ है, एडीएम है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, बिहार लाइन ट्रिब्यूनल है ये और तो- हाई कोर्ट है। तो ये तो जानबूझ के इतना बड़ी प्रोसेस कर दी गई है। हाँ, ये 40 वर्षों में एक केस, एक कोर्ट कम हुआ है, वो है डीसीएलआर का। अच्छा, पहले डीसीएलआर था तो 8 थे, वाह। अभी 4 वर्षों से डीसीएलआर। तो ये केवल सीलिंग के मामलों का है, ये सारे मामले? हाँ हाँ, सीलिंग के? नहीं, सीलिंग के। तो इसका मतलब यही है कि ये जानबूझ के किए ये गए जानबूझकर प्रक्रिया। किया गया है, तभी तो 40 साल से मुकदमे चल रहा है। और ताकि आगे तक जाते जाते ये मुकदमे सब लोग भूल जाए, खत्म हाँ, हो जाए हाँ। मामले, बिल्कुल। और आगे स्थितियां हो रही है कि अभी पिछले दिनों हाई कोर्ट में एक केस फाइनल हुआ जी जी, कि एक शेखौना मठ है, बेतिया से करीब है 8 किलोमीटर। अच्छा, तो उनकी 290 एकड़ जमीन जो है सरप्लस घोषित अंतर्गतवा हाई कोर्ट ने कर दी, अनुमति दे दी अच्छा, कि कलेक्टर का जो फैसला है हाँ, उसको हम इम्प्लीमेंट कर, हाँ वितरण का आदेश देते हैं। जी जी, हमको उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। हम्म, तो 90 से केस चल रहा था हाई कोर्ट में। अच्छा अच्छा, ये जाकर के 3 साल पहले फैसला हुआ 90 के। तो जमीन वितरित हो गई? नहीं, जब ये लोग वितरण के लिए गए हाँ हाँ, तो देखा कि वहां तो एक इंच भूमि खाली ही नहीं है, उस पर तो घर बन गए हैं। हाँ, 290 एकड़ पर घर बने हैं, पेड़ पौधे खड़े हैं, जी, तालाब खुदे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो और किन लोगों के हैं? वो कोई बहुत, या कुछ लोग उसमें संपन्न लोग हैं बेतिया शहर के, जिन्होंने 2 एकड़ 5 एकड़ वैसी खरीदी है ना, खरीदी। वो तो वही, और ज्यादातर लोग जो हैं जी उसी वर्ग के हैं जिन वर्ग के लोगों को वो पर्चा मिला था, जी 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 जी, जिन्होंने 2 डिसमिल 3 हाँ, डिसमिल हाँ। 4 डिसमिल जो है खरीद ली। जी 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 जी, अवैध हस्तांतरण हुआ। हाँ, अवैध हुआ तो वैसे ही हाँ। वो करते हैं, वो सीलिंग वाले ज्यादा और मामले उस ऐसी पर हैं। सब पर कंस्ट्रक्शन हो गया। तो वहाँ पर अंचल अधिकारी गए, डीसीएलआर गए और पुलिस गई और सब खाली हाथ लौट आए कि हम कैसे इतने लोगों को हटाएं, सैकड़ों लोगों हाँ को जी, कैसे हाँ। हटाएं। हाँ, तो मतलब ये कि ये विलम्ब जो है
इस एकदम सोची समझी बात है कि भाई इतना लंबा करो कि वो जमीन वहाँ बचे ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आप खुद ही फैसला भेज दो। फैसला भी अगर जमींदार के खिलाफ हो हम्म। हाई कोर्ट से, तब भी उस गरीब को जमीन न मिले। हाँ, जमींदार तो वो चला गया और उसने पैसे में जमीनें हाँ। बांट ली है सब जगह हाँ, पे। हाँ। और क्योंकि इस मामले में जो है, जब हम लोग गए थे तो 350-400 लोगों को जो पंजाब के थे उनको उत्तराखंड में जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया था, मतलब दे दिया गया था इलीगल ट्रांसफर। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाने के आदेश किए थे, ये इनको बाहर करो पहले। तो वहाँ पर भी सरकार ने बड़ी चालबाजी की। जो ये प्रशासनिक प्रक्रिया है उसमें इतना ज्यादा इंटरप्रिटेशन के चांसेस हैं कि हर एक जो है कानून को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेता है, किसी भी जजमेंट को। मैं भारतवर्ष के अंदर जितने जजमेंट्स आज तक दे रहा हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जजमेंट नहीं है। उसको इसीलिए हर एक वकील अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेता है। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा गया? जिस संविधान पर हम लोगों को इतना नाज है, उस संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा गया? और पक्षकारों का नर्क है और वकीलों का स्वर्ग है। जी। मतलब किसी के तो लिए संविधान से थोड़ा चले, कोर्ट के तो क्रिमिनल लॉ तो अलग है ना पूरे के वो पूरे। अलग बात है, लेकिन संविधान को वकीलों का स्वर्ग हाँ। कहा गया है, अच्छा, भारतीय संविधान को। जी 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 और ये जो भूमि सुधार का जो पहला जी। प्रयास हुआ 50 में जमींदारी उन्मूलन हाँ जी, का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको चैलेंज तो दरभंगा बिहार से, महाराजा ने किया ना। बिहार से बाबू। तो कोर्ट ने उसको तो संविधान के मौलिक अधिकार के खिलाफ करा बिल्कुल दिया। बिल्कुल, तभी तो फर्स्ट अमेंडमेंट और आया। पहला संशोधन तो वही ना हुआ। फर्स्ट अमेंडमेंट वही आया। तो जिन लोगों ने, जिस संविधान सभा ने संविधान की रचना की, जी 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 तो उसने तो भूमि सुधार के लिए कहीं कुछ उसमें लिखा क्या? जी 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 जी। कहीं कुछ लिखा है क्या भूमि सुधार के लिए? नहीं नहीं, उस पर तो वो तो पहला अमेंडमेंट टी के बाद जो कुछ आया वो आया। तो जी। ये कैसे भारत जैसे देश में, जहाँ पर उस समय 90% से ज्यादा लोग गांव में रह रहे थे, जी जब ये जी लिखा जी, जा रहा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भूमि एक बड़ी समस्या हाँ थी। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन नेता और संविधान सभा के कौन सदस्य नहीं जानते थे। जी 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 तो जी। उन्होंने इतनी बड़ी समस्या को कैसी अनदेखी हो गई पूरे संविधान में। नहीं, उस पे बड़ी डिबेट्स भी हैं और डिबेट्स में हमने देखा है कि उस पे बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि कैसे छीन सकते हो आप ये जमीन। हाँ। आप तो, ये तो राइट का वायलेशन है, प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी राइट जो है उसमें रखा ही क्या हो गया? अब बात उसमें ये आई बाद में, बहुत बहुत सही आपने पॉइंट रखा है। लेकिन ये सारे जो मुद्दे हैं ये क्यों इसलिए भी थे कि मैंने जो कहा कि कानून जो ज्यादातर लोगों ने बनाए उनके अपने हित भी वहाँ प्रभावित हो रहे थे। हाँ। और जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का अगर देखें तो उनने इस कानून से पहले स्टेट एंड माइनॉरिटीज नाम की एक उनकी किताब है, और संविधान बनने से पहले उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव संविधान बना के दिया था। और उस संविधान में उन्होंने लिखा था कि लैंड शुड बी नेशनलाइज्ड। ये सीधे सीधे उनका बहुत बड़ा उनका वो है कि भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, और राष्ट्रीयकरण के बाद जो है जो काम करे उसको सरकार जमीन दे, और वो सरकार लीज पे दे, ताकि पट्टे पे दे, और जो करता है तो उससे ताकि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म खत्म हो जाएगा। देखिए, भूमि सुधार के लिए कहीं कोई नीति निर्देशक तत्व में भी या कहीं भी जी 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 कोई नहीं, एक वाक्य नहीं लिखा क्योंकि गया। वो एक इतना बड़ा मसला था कि क्योंकि ज्यादातर जो उस पे लोग थे संविधान सभा में, हाँ, हाँ। हकीकत बात तो ये थी कि वो सब राजा महाराजा बड़े लोग थे, बड़े लोग थे, बड़े। और उनके बीच में डॉक्टर अम्बेडकर को लड़ाई लड़ते लड़ते जो है बहुत हाँ। बहुत मुश्किलें भी, हाँ। क्योंकि जो उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटीज में लिखा उसको वहां नहीं लिख पाए, क्योंकि वो तो दिक्कतें थी कि कोई खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं, वहाँ लिखना इतना आसान नहीं जी जी था। जी जी। तो ये जो बिहार सरकार ने बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट बनाई, तो इसको नीतीश कुमार जो कि खुद को समाजवादी कहते हैं या जनता दल परिवार के सदस्य हैं, और आप लोग भी सब जेपी आंदोलन के हैं, तो क्यों नहीं नीतीश कुमार ने इस रिपोर्ट को लागू करने में उनको क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, उनके पास समस्या जो है आ गई कि उस समय उन्हीं की पार्टी के दो लोग उनसे बगावत पर उतार थे जी। एक ललन सिंह जी और दूसरे प्रभुनाथ सिंह, एक भूमिहार और एक राजपूत। अच्छा, एक भूमिहार एक राजपूत। हाँ, और दोनों जो है की पृष्ठभूमि बहुत स्पष्ट या अच्छी नहीं थी, और उसमें से एक आदमी तो अभी हजारीबाग जेल में बंद है हत्या के एक मामले में। जी 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 जी। तो इन दो लोगों की ठीक उसी समय जब बंदोपाध्याय कमेटी की अनुशंसाएं आ रही थी बाहर, हाँ जी,
और रिपोर्ट को आखिरी रूप दिया जा रहा था उनके द्वारा, तो ये बात फैल गई पूरे बिहार में कि बटाईदारी जो है की बात उसमें आ रही है, और जितने किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीन बटाई पर दे रखी है वो उनके हाथ से छीन ली जाएगी और बटाईदारों की हो जाएगी। तो ये एकदम सर्वथा गलत जो है, जो बात उसमें लिखी भी नहीं हुई थी, उस रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, लेकिन एक गलत जो है हवा फैला करके, तथ्यहीन भ्रामक जो है खबर फैला करके, और एक बड़ी गोलबंदी गांधी मैदान में हुई इन्हीं दोनों के द्वारा, रघुनाथ सिंह और ललन सिंह के द्वारा। और यह एक इत्तेफाक है कि इनको जो है भीड़ चाहिए थी, क्योंकि ये नीतीश कुमार के खिलाफ जो है आ गए थे मैदान में, और इनको एक मौका मिल गया, और इन्होंने बटाईदारों के पक्ष में जो बात जा रही थी, जो कि स्पष्ट थी नहीं, तो किसानों में एक भय पैदा किया कि तुम्हारी जमीन चली जाएगी, और ये राजपूत और बमिहारों की एक बड़ी संख्या जो है वो अब शहरों की ओर भाग रही है। तो अब ये सीधे खेती से जुड़े नहीं है, तो इन लोगों ने अपनी जमीन बटाई पर दे रखी है, तो इस भय से वो बहुत आक्रांत हो गए, और 20,000 की संख्या में गांधी मैदान में ये जुटे, और इन्होंने ऐलान किया कि अगर वो आयोग की अनुशंसाएं अगर लागू की गई, बंदोबध्याय आयोग की अनुशंसाएं, तो बिहार की सड़कों पर खून बहे। अच्छा, हाँ, ये बजाबता जो है घोषणा हुई। अच्छा, और एक ऐसी परिस्थिति बनाई इन दोनों ने कि बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने पांव पीछे खींच लिए। तो ये तो इसका सबसे बड़ा दुखांत पक्ष यह है कि जो लोग भूमि सुधार के समर्थक थे और उसके लड़ाका थे या आलमबरदार थे, वे लोग भी उन दिनों मौन हो गए। पॉलिटिकल पार्टियां हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों या अन्य संगठन हो, जन संगठन हो, कोई भी उन दोनों के उस भ्रामक प्रचार के द्वारा जो गोलबंदी की गई और आयोग की अनुशंसाओं को के बाद खून बहाने की घोषणा की गई, उसका काउंटर कोई नहीं किया। तो जिस तरह उन्होंने सामाजिक स्तर पर, उन्होंने भी तो सामाजिक स्तर पर उसका विरोध किया, तो जो भूमि सुधार के पक्षधर थे उनको भी सामाजिक स्तर पर गांधी मैदान में उसके पक्ष में अपनी घोषणा करनी चाहिए थी, आयोग के पक्ष में, आयोग की अनुशंसाओं के पक्ष में। यह काम उन्होंने नहीं किया, उस समय वो चुप लगा गए। लेकिन इसका एक तरीके से जो मैं इसको देखता हूँ वो ये भी देखता हूँ कि जो लोग बिहार में खास करके जो भूमि सुधार के पुरोधा हैं, उनके भी जातीय और वर्गीय हित वहीं पर ही आते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम क्रांतिकारी तब तक हैं जब तक हमारे अपने हित और हमारे जातीय हित प्रभावित ना हो, तब तक ये तो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। जैसे कि हम लोग कहते रहते हैं कि भाई तिलक दहेज खराब चीज है, लेकिन जब खुद की बारी आती है उस पर दुनिया भर की परिभाषाएं निकाल देते हैं। परंपरा है, नहीं था, मिल गया। भाई तो मिल गया तो आपको लेने को किसने सही कह रहे हैं। इसी तरह मतलब क्रांतिकारी मतलब तब तक है जब तक जो है हम सीधे प्रभावित नहीं। इसीलिए मैं नीतीश कुमार को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से बड़ा गुनहगार नहीं मानता, उतना ही बड़ा गुनहगार मानता हूँ जितने लोग भूमि सुधार के की बात करते हैं और वे उस समय मौन रहे। वो भी गुनहगार हैं। कल आपके कार्यक्रम में शिवानंद तिवारी जी थे जो लालू यादव की पार्टी, हालांकि उनके तो पूरे सभी पार्टियों में वो घूम के आ गए हैं, तो लालू जी ने भी भूमि सुधार के लिए इस पे कोई स्पेसिफिक कार्यवाही तो नहीं की? नहीं, उस पर तो बहुत एक अजीब बात है। देखिए, आप जानते हैं 1914-15 में सर्वे हुआ था, 100 साल से ज्यादा बीत गए की बात। हाँ, 1914-15 में सर्वे हुआ था और उसके बाद 100 साल बीत गए। तो सर्वे की मांग जो है बिहार में भूमि सुधार वालों की मांग नहीं है और बहुत कमजोर है अगर है तो। जी। क्योंकि आपने भी इतने दिनों में सर्वे वाली बात लोगों के मुंह से नहीं सुनी। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग इस पदयात्रा में चकिया में ठहरे हुए थे जी और सुबह में जिस भाई के भरोसे हम लोग वहाँ थे, हाँ जी तो मालूम हुआ कि वो नाश्ता नहीं करा पाएंगे, जी तो मुझे थोड़ी चिंता हो गई। तो हमने कहा कि भाई नाश्ते की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ जी तो मैंने वहाँ एक राजस्व विभाग के अधिकारी को फ़ोन लगाया और कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हाँ जी तो आप कुछ हम लोगों के लिए नाश्ता वास्ता का इंतजाम कर सकते हैं। जी। तो उन्होंने बगल के होटल वाले से कहा कि हमको बात कराइए। हम्म, फिर उस होटल वाले ने हम लोग को सबको नाश्ता कराया। अच्छा जब हम लोग नाश्ता कर लिए, जो चलने लगे, तो फिर उस अधिकारी ने फ़ोन किया हम्म, कि देखिए साहब, ये 12 साल से मैं नौकरी में हूँ हम्म, और मेरा मानना है कि सर्वे अगर नहीं होगा हम्म, तो बिहार में भूमि सुधार संभव नहीं अच्छा होगा। तो आप लोग जो इस सवाल को लेकर जा रहे हैं, इस बात को जरूर उठाइएगा। और उस दिन से लेकर के कल गांधी मैदान पहुंचने तक जी, जी, जी। 3 बार उस आदमी ने फोन किया कि ये बात आई है हाँ, नहीं कि आई। आई है कि नहीं। देखिए ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बारे में जो वाकई में जो नीचे की तथ्यों की जानकारी होती है वो अधिकारियों को ज्यादा होती है। हाँ हाँ। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने कहा कि वो जमाबंदी रामनगर अंचल में संजय सिंह के नाम से है हाँ जी हाँ जी और उनकी पत्नी है कोई पहली पत्नी गरिमा सिंह। गरिमा सिंह, पहली पत्नी जी जी। गरिमा सिंह के नाम से है। तो ये क्या अच्छा है? उन्हें कोई मतलब भी नहीं है। कोई मतलब नहीं है। जी जी। वो तो रसीद कोई दूसरा आदमी कटवा रहा हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये जो फर्जी बेनामी जो जमीन है, हम्म, इसकी खबर तो तब होगी ना जब सर्वे होगा। जी 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 जी। कांग्रेस ने बिहार में 86-87 में हम्म, सर्वे का ऐलान कर दिया, जी। ऐलान हो गया, हम्म, सर्वे की शुरुआत हो गई। हम्म, जब लालू जी आए 90-91 में, हम्म, तब बुझारत शुरू हो गया। हम्म, बुझारत मतलब यह हम्म, कि हमने कहा कि भाई मेरे पास 5 बीघा जमीन है, हम्म, तो बुझारत में हमको एविडेंस ले जाना है उसके दफ्तर में मेरे पास। कि इस 5 बीघा जमीन जो हमारे पोजीशन में है जी। उसके विरुद्ध कागज हमारे है। पास क्या है, जी बिल्कुल। कहाँ से मुझे ये जमीन हासिल हुई, हाँ हाँ उसके कागजात क्या हैं। जी जी। तो यह जब ले जाने की बारी आई हम्म, तो बात एकदम हड़कंप मच गया पूरे बिहार में कि भाई तो जो है हजारों लाखों एकड़ जमीन निकल जाएगी। हाँ जी हाँ जी। तो अब सैकड़ों लोग पहुंचे लालू प्रसाद के पास और कहा कि इसको जल्दी रुकवाओ, और उसको रोक दिया गया। लेकिन वही बात हो रही है जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, जो चकबंदी की जो प्रक्रिया जैसे हम बोलते हाँ हैं, हाँ हाँ। तो वो चकबंदी की प्रक्रिया में जो है लोग चाहते नहीं। हम्म। अब सन 70 में हो गई होगी या 65-70 में जो भी हुआ होगा लास्ट, उसके बाद से अभी तक कभी नहीं हुआ। ना। क्योंकि सबको ये पता है कि हर एक गांव वाले ने जो ताकतवर, थोड़ा सी भी ताकतवर कहीं पर है, तो अगर उसके पास 2 एकड़ है तो 2 एकड़ अपनी कब्जा कर ली। हाँ। गांव समाज की जमीनें पूरी कब्जा है और उनको खतरा लगता है कि जैसे ये प्रोसेस में आएगा सर्वे का प्रोसेस, वो इमीडिएटली जो है तो अभी बिहार उनकी जमीन चली जाएगी। अभी बिहार सरकार में 15-16 में, जी। इस 2015-16 में हाँ जी सर्वे के काम को शुरू करने का फैसला लिया, जी। जो रोक दिया गया था 90-91 हाँ हाँ जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी जी 86 जी में। जी जी जी। तो अब जो है, अब इन्होंने फैसला तो ले लिया हाँ हाँ 15-16 में, हाँ जी। लेकिन पहली बार इस बजट में जो अभी 5 दिन पहले बिहार विधानमंडल में जी, रखा गया है, जी 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 जी। उसके लिए राशि अलॉट की है। अच्छा सर्वे के लिए। हाँ, पहली बार 15-16 में फैसला हुआ जी, जी। और पहली बार उसके लिए राशि का प्रावधान किया गया है हम्म। और उसके लिए आदमी नहीं है, अच्छा। अमीन नहीं है, ओहो। कर्मचारी नहीं है। अच्छा। तो उसकी नियुक्ति के लिए और नियुक्ति के बाद अच्छा। होने वाले जो दरमाहे का जो खर्च होगा, अच्छा। उसके लिए भी राशि जो है रखी गई है। जी जी तो ये काम जो है हो बिहार में सर्वे जी। पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, हम्म, तब जो है आपको माने 20 लाख एकड़ तक जमीन हासिल हो सकती है। हाँ मतलब तो वो सर्वे की मैं भी बात एक कर रहा था, मैंने कहीं पर ये बात कही कि अगर आपको जमीन का डेमोक्रेटाइजेशन करना है, लोकतांत्रिकरण, तो जमीन कहाँ से आएगी ये तो हमको निकालना पड़ेगा। और ये देखिए कि किनके पास है वो मठ है, किनके पास आश्रम है, किनके पास वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं।
अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर 5 एकड़ में बन सकता है तो आपने 200 एकड़ क्यों कब्जा की हुई है? निश्चित। तो ये भी कोई निर्धारित करने पड़ेंगे ना पूरे हाँ। मापदंड। एक मंदिर है, अब मंदिर बाय द वे 1 एकड़ में बन जाता है, हाँ। तो उसको 400 एकड़ की क्या जरूरत है? वही आश्रम है। लेकिन क्यों उन कानूनों में जो है बदलाव की बातें हमारे जिन के ऊपर हमने पूरा दारोमदार सौंपा हुआ है भूमि आंदोलन का, वो उठा नहीं रहे। ये एक बड़ी दुर्भाग्यवत स्थिति है। और उसमें हम लोग को माने बिहार में सर्वे हो और ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ हो, पूरी जवाबदेही के साथ हो, इसकी मांग बहुत जरूरी है जी। सिद्धांत रूप से बिहार सरकार ने तो इसको स्वीकार कर लिया है, जी 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 जी, है ना, जी। लेकिन उसको सचमुच सही तरीके से वो संपादित हो सके, जी जी, इसके लिए एक वातावरण बनाना पड़ेगा और सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। क्या एक और मतलब ये तो एक प्रोसेस है जो बहुत लंबा भी चल सकता है, हाँ। लेकिन एक जो थोड़ा सी उससे में आसान जो हमारी एक मांग होनी चाहिए जिसको सरकार भी कर सकती है शायद, वो ये हो कि आइडेंटिफाई करे, पहचान करेगी कितनी जमीन कहाँ कहाँ पर है। ये ट्रस्ट के नाम पे, ये मंदिरों, मस्जिदों, आश्रम, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कंपनियां। अब जैसे चंपारण में जो है, मेरे को ये खबर मिली थी कि प्रकाश झा के पास भी काफी उनकी जमीन, कितने 1000 एकड़ जमीन है वो। उन्होंने भी इधर जमीन खरीदी है, तो अब इतनी, और उन्होंने भी सीलिंग की कुछ भी, जी जी जी, पर्चे की भी जमीन खरीदी। जी जी, और रेलवे स्टेशन के आसपास बेतिया के शायद, हाँ, वो बेतिया से करीब है 5-6 किलोमीटर। जी। तो अब ऐसे कैसे, मतलब ये सारी चीजें आनी चाहिए कि मतलब हर स्टेट में मेरे को लगता है कि एक व्हाइट पेपर आना चाहिए लैंड को लेकर। जरूर आना चाहिए, लेकिन उसमें सर्वे वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, और जो न्यायिक व्यवस्था, हाँ जी बिल्कुल, ये दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसको कि छोटा न्यायिक किया जाए। व्यवस्था में जो 7 स्तर के इनके कोर्ट हैं, जी जी, जिसमें 6 राजस्व अदालतें हैं और एक पटना हाई कोर्ट है, जी जी जी, तो इन 7 को घटा करके ज्यादा से ज्यादा 2 किया जाए। जी जी, एक जिले में जो है जी। जिला स्तरीय डीएलटी बने, हाँ, लाइन ट्रिब्यूनल बने जी जी जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल और का, सीधे फिर उसको हाई और कोर्ट। उसके खिलाफ आपको अपील में आना है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में आए, और हाई कोर्ट में एक स्पेशल बेंच हो। जी 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 जी, जब आपराधिक नेताओं के लिए, पृष्ठभूमि के नेताओं तो स्पेशल बेंच सरकार बना सकती है, जी जी जी, और न्यायपालिका उसकी जरूरत महसूस कर सकती है सरकार के अनुरोध के आलोक में, जी तो सरकार न्यायपालिका को अनुरोध भेजे जी, कि भाई इस मुद्दे के लिए एक स्पेशल बेंच हाई कोर्ट में बने, और एक इसका टाइम फ्रेम निर्धारित हाँ हो निश्चित, कि कितने हाँ, समय में हम हाँ, 1 साल, 2 साल, 5 साल, हाँ, इसको सारे जो कम से कम 70 के जो केसेस हैं, सन 70 के, हाँ, वो तो उसके बाद तो अब ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है, वो तो ना। एक ही टाइम फ्रेम होना जो, हाँ। अब तो क्योंकि सारे डिजिटलाइज हो गए हैं और चीजें हैं, तो जो पुरानी चीजें हैं उनको अगर निपटाने के लिए एक टाइम फ्रेम हो जाए कि भाई 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, हाँ, तो शायद एक मांग ये ना वो चीजें हैं, इसमें कई सुधार हुए हैं इधर। जी, जैसे एक हुआ है कि जिन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है पर्चे की भूमि, हाँ तो अगर पर्चाधारी SC और ST है, हाँ जी, तो उसको उसी केस में गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, कब जो अवैध कब्जाधारियों को हाँ, वो मामला दायर होगा, अच्छा, और अभी बेतिया जिले में हुआ है अच्छा अच्छा अच्छा, लास्ट ईयर मई महीने में, अच्छा अच्छा, और उसमें से 30 दबंग यादव गिरफ्तार हुए और 6 महीने जेल में रहे, अच्छा, और हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली। हम्म, तो उसका उस धारा का जो 2015-16 में जी बना था, वो जी जी, उसमें जोड़ा गया था अच्छा, कि साहब उनको उसी धारा में गिरफ्तार किया जाए, तब वो मानेंगे। जी 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 तो ये एक जो है बड़ा उसमें आया था परिवर्तन, और उसका प्रयोग बेतिया में हुआ है, जी, जिसमें 42 भूमिहीनों को, दलितों को 42 एकड़ जमीन मिली। जी जी जी। हाँ, तो जिन लोगों की लड़ाई आपने लड़ी, अब आपको क्या लगता है कि कब उनको हकीकत में जमीन पे कब्जा या उनके नाम पे जो तकनीकी तौर पे जमीन कब हो सकती है? उसके लिए तो मैंने 3 ही रास्ते हैं। तो पहला तो जो मैंने कहा कि सर्वे हो जाए जी, बढ़िया से, दूसरा 2 ही स्तर की अदालतें हों, 2 ही अदालतें हों जिले में और हाई कोर्ट, और तीसरा कि ये जितने पर्चाधारी हैं और भूमिहीन हैं, जी जिनको पर्चा मिला हुआ है, जी वे अब और इंतजार नहीं करें, जी और साल भर का समय दें सरकार को जी, कि वो साल भर में सभी सीलिंग लंबित केसों का
न्याय करे, साल भर के 2 साल के अंदर सर्वे कर ले, और इस साल 2 साल में जितने भूमिहीन हैं और पर्चाधारी हैं वो अपनी शक्ति संगठित करें और फिर उसके बाद जमीन पर कब्जा करें। तो ये आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है ये इस चुनाव में जो है पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र में आ जाएगी, कुछ उम्मीद लग रही? अगर तैयारी होगी और यह बात आएगी तो विधानसभा के चुनाव में इसका मुद्दा बनेगा। हाँ, मुद्दा बन सकता है। इस चुनाव में ये मुद्दा नहीं बनेगा, एक तो अव्वल इसलिए कि इसमें तो मुद्दे पहले से तय हो गए हैं। जी 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 संविधान, जी 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 सांप्रदायिकता आदि आदि मुद्दे लोगों ने पहले से तय कर रखे हैं। दूसरा ये कि जमीन का जो मुद्दा है वो केंद्रीय सरकार का मुद्दा नहीं है, आप जानते हैं, राज्य सरकार का है। तो इस नाते भी वो कह सकते हैं कि भाई आप मुझको यहाँ क्यों घेर रहे हो, ये तो हमारा मुद्दा है नहीं, हमारे हद में नहीं है, हमारी हद में नहीं है, ये तो विधानसभा का चुनाव आएगा तो उठाना। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम लोग नेताओं को ये बता दें, आज बता दें जी, कल हमारे कि हम विधानसभा में ये हाँ बनाएंगे। अगर उस समय तक आपने हमको जमीन नहीं दी तो हम वोट नहीं देंगे, आपको वोट नहीं देंगे। मतलब बाइकआउट तो नहीं करेंगे ना? नहीं आपको वोट नहीं देंगे। जी, आपको वोट नहीं देंगे। तो 1.5 साल है, 1.5 साल जी बिल्कुल। कोई 1.5 साल में उनको कहने का मौका नहीं रहेगा कि भाई आपने हमको पहले नहीं कहा। जी जी, ये बात पहले बताए होते तब ना हम कुछ करते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो है ना इसी इधर एक बड़े मैंने 1,00,000-2 लाख पर्चे जो हैं जी और छोटी छोटी यात्राएं जी 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 उस 1.5 साल के बाद आने वाले चुनाव के लिए जी जी, और इनको खबर होने के लिए बिल्कुल कि भाई तब एक बड़ी लड़ाई जो है जी जी का बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी यात्राएं और आपके संघर्ष जो है वो नज़दीक में जो है उनका परिणाम। भूमि सुधारों की एक बहुत बड़ी बात है कि ये ऐतिहासिक अन्याय है और वो लोगों तक जो है कभी अपने जीवन काल में तक नहीं मिल पाता कई बार। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतने बड़े संघर्ष के बाद आप और हम लोग जो है ये सब लोगों को उनकी ज़मीनों पर उनका हक दिला पाए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।